नमस्कार। मंगलवार का दिन। वैसे तो मंगलवार को या वीरवार को मैं वीडियोस नहीं बनाता, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को बनाता हूँ, अनलेस अनटिल कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करनी हो तो जो लोग आज शेयर्स का नाम सुनने के लिए वीडियो में आए हैं तो उनको निराशा होगी, तो बेहतर है कि वो अभी छोड़ जाएं और फिर कहीं दूसरी जगह डुबकी लगाएं। आज का डिस्कशन सिर्फ थोड़ा सा प्लान बनाने का है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का है, मार्केट स्ट्रेटजी बनाने का है, क्योंकि ये मौका है और ये मौका कभी-कभी मिलता है और मौके का जो फ़ायदा ना उठाए उसे फिर बेवकूफ़ कहते हैं। जैसा कि हमने कल बात की थी कि निफ्टी 450 से 500 तक ऊपर जाएगा और मैंने तो ये भी कहा था कि शायद हो सकता है और भी ऊपर चला जाए, लेकिन बाद में सब सेटल हो जाएगा। तो 450 से 500 के बीच में, यानी कि 470-80 तक वो गया। उसके बाद नीचे गिरा, काफ़ी गिरा और फिर ऊपर थोड़ा सा उभरा। बंद होते होते 314 पॉइंट प्लस पे बंद हो गया। कल की खास बात क्या रही? बिकवाली की डीआईज ने, खरीदारी की एफआईज ने, और ख़रीदारी हुई है लगभग 9,947 करोड़ की एफआईज ने खरीदारी की है। ये हैरानी की बात है। पिछले सितंबर के लास्ट वीक से बिकवाली ही कर रहे थे। डीआईज ने 6,907 करोड़ की बिकवाली की है। तो ये तो आंकड़ा ये वाला है, लेकिन इससे आप बेफिक्र ना हो जाएं कि अगर एफआईज ने खरीदारी शुरू कर दी है तो ये आज भी होगी, कल भी होगी और आगे कंटिन्यू रहेगी। नहीं, अभी कुछ नहीं पता है। हाँ, इनकी खरीदारी के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहती है तो इनकी खरीदारी के ऊपर आगे मार्केट का ट्रेंड जरूर रहेगा। इसके बाद खबरों में क्या रहा? रिलायंस बढ़ गया, जोमेटो बढ़ गया क्योंकि इंडेक्स में जगह मिल गई है। जेएसडब्ल्यू स्टील गिर गया क्योंकि वो इंडेक्स से बाहर हो गया है। और ऐसी जगह पे मौके तलाशने चाहिए खरीदने के, जब भी मिलते हैं तो। अडानी ग्रुप की बात कर लेते हैं। अडानी ग्रुप में फिर थोड़ा सा कल गिरावट आई। थोड़ा सा और खुलासा कर लेते हैं हम कि अडानी ग्रुप में सुना है कि वारंट वगैरह इशू हो गए हैं। कंपनी अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रही है, स्पेशली अडानी एनर्जी की। ये कंपनी की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है, ये आ, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एक ही प्रोजेक्ट था जिससे रिलेटेड ये है, तो बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या होगा। वैसे भी वो दूसरा, वो हिडनबर्ग वाला फिर पिटारा सा फिर खुलता नज़र आ रहा है। तो अडानी ग्रुप से मेरे ख्याल से आप दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं भी दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन अब अडानी पावर काफ़ी गिरा है। अडानी पोर्ट मैंने थोड़े थोड़े ख़रीदे, ज़्यादा नहीं, 15-20 पावर और 10 शायद पोर्ट ख़रीदे, क्योंकि मैं कम से कम 10 साल से ज़्यादा का होराइज़न लेके चल रहा हूँ। तो अगर ऐसा होराइज़न आपका भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेम्परेरी फेज़ है ये, निकल जाएगा। इन बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है। लेटर और सूनर थोड़े दिन हवा रहेगी और फिर सब टाएँ टाएँ फुस हो जाएगा। उसके बाद जीक्यूजी पार्टनर का तो आपने नाम सुना ही होगा। ऑस्ट्रेलिया बेस्ड इनका मेन ऑफिस है। राजीव शायद जैन है उनका नाम, जो मेन करता धरता है। और ये वो आदमी है जो हिडनबर्ग के मामले में, हिडनबर्ग के टाइम में अडानी ग्रुप के शेयर खरीद के मार्केट में इनको स्टेबिलिटी दी थी, रोका था इनको फर्दर गिरने से, और बहुत माल खरीदा था। उनका इन्वेस्टमेंट लगभग 1.8 बिलियन डॉलर का है। उन्होंने ये बोला कि हमें कोई ख़तरा नहीं है, हम कोई बेचना नहीं चाहते, हम अपनी इस होल्डिंग को बरकरार रखेंगे। तो ये एक उन्होंने कहा है, यानी कि वो एक तरीके से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं अडानी शेयर की तरफ। लेकिन आप थोड़ा सा सावधान रहें। हम लोग छोटे छोटे निवेशक हैं, तो हमको उसी हिसाब से चलना चाहिए जिस हिसाब से हम रिस्क ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अडानी ग्रुप में ही हम फंसे रहें, और बहुत शेयर हैं, 7,000 के करीब कंपनियां हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं, खबर थी HUL की। HUL तो आपका जाना पहचाना नाम है। डीमर्जर का अप्रूवल हो गया है बोर्ड से। वो आइसक्रीम सेक्शन को डीमर्ज करने जा रहे हैं, और डीमर्जर होगा तो एक इंडिपेंडेंट कंपनी बनेगी, तो जिनके पास शेयर होल्डिंग है जाहिर है कि उनको शेयर मिलेगा।
चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो मैं दिवाली से पहले से आपको कह रहा हूँ, पोर्टफोलियो को क्लीन करने का टाइम है। आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो को क्लीन करने का टाइम है। तो पहला जो शेडी कंपनीज लगती हैं, शेडी कंपनी तो आप समझते हैं, जिनमें ड्रामा ज़्यादा चलता है, कैश फ्लो कुछ नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, उनसे दूर रहें। जिन कंपनियों में नेगेटिव कैश फ्लो है उनसे भी दूर रहें। जिनका कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा नहीं है उनसे भी दूर रहें। जिनके पास कर्जा बहुत सारा है उनसे भी दूर रहें। और अच्छी अच्छी कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाइए और निवेशित रहिए, लंबे समय तक रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन वे में निवेशित रहिए। एक और शेयर मुझे बहुचर्चित शेयर है, मुझे याद आता है, इरेडा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इरेडा का एक्सपोजर अडानी ग्रुप में 28% है। 28% है। अगर अडानी ग्रुप को कुछ और होता है, फर्दर कुछ होता है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इरेडा का क्या होगा। तो ध्यान रहिए, सावधान रहिए। 28% एक्सपोजर काफ़ी बड़ा होता है। इसके बाद एक चीज़ मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, मैंने पहले भी जिक्र किया है आपसे, कि मार्च 20 के बाद 4 करोड़ से लेके हमारे अकाउंट 17 करोड़ हो गए हैं, डीमैट अकाउंट 17 करोड़ हो गए हैं। यानी कि 3 गुना से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ गए हैं हमारे पास। और वो 3 गुना से ज़्यादा चल रहे हैं, कुछ एसआईपी कर रहे हैं, कुछ मार्केट में है। लेकिन वो लोग डर डर के निकल जाते हैं, या एसआईपी मान लीजिए बंद हो जाती है तो मार्केट को वो लोग प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बुल मार्केट देखा है। और अगर हम पीछे जाके देखें, उदाहरण के लिए हम 13 से 17 देखें, 13 से 17 तक बुल मार्केट रहा है। उसके बाद थोड़ा बहुत बियर मार्केट आया और कोविड में काफ़ी गिरा, और उसके बाद से बुल मार्केट ही है। तो ये जो 75% लगभग 4 से 17, 3 गुना से ज़्यादा, यानी कि 70% के करीब जो नए लोग आए हैं जिन्होंने बियर मार्केट देखा ही नहीं है, वो शायद इस मार्केट में काफ़ी एक्टिव रोल अदा कर सकते हैं मार्केट को गिराने में, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। और वैसे मेरा इरादा यही है कि अगर पीछे बैकग्राउंड को हम देखें तो हर 3 से 4 साल में बुल मार्केट, एक उसके बाद गिरता है, और उसके बाद बियर मार्केट आता है, और फिर ऊपर बुल मार्केट आता है। तो आप लोगों को सलाह है कि आप मार्केट से भागे ना, पैनिक ना करें। अगर मार्केट में आप आए हैं, पैसा लगाया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहिए, भागिए मत। चलिए इसके बाद आते हैं हम एफआईज की तरफ। एफआईज खरीद रहे हैं, सवाल बार बार यही उठता है कि वो बेच क्यों रहे हैं। अब आज क्या करते हैं वो देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि लंबे टर्म में ये खरीदारी जो है कायम रहेगी, क्योंकि अमेरिका की मार्केट कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है। कुछ टैक्स वाले पॉलिसीज़ जो अनाउंस की हैं, कुछ और मेजर्स जो ट्रंप के भरोसे लोग मान के चल रहे हैं, स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी। और उसके बाद डॉलर का डिवैल्यूएशन भी उम्मीद किया जा रहा है। और अगर यही हाल रहा तो रुपया वैसे ही हमारा कमज़ोर हो रहा है, तो यूएस की मार्केट और अट्रैक्टिव हो जाएगी। और यूएस वैसे भी चाइना वाले सामान पे हो सकता है कुछ आइटम्स इंडिया के भी हों। हैवी टैरिफ लगाने जा रहा है। हैवी टैरिफ का मतलब कंजम्पशन नहीं होगी चाइना के माल की, और नहीं होगी तो जैसे केमिकल इंडस्ट्री में कुछ साल पहले केमिकल्स को करना पड़ा था, डंपिंग शुरू हो जाएगी। और डंपिंग शुरू हो जाएगी तो फिर यूएस मार्केट और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता चला जाएगा। और हमारे रुपए के ऊपर भी निर्भर है कितना ज़्यादा स्ट्रोंग रहता है। लेकिन कहने का मतलब इशारा यही है कि आने वाला शायद 25 और मे बी मिड 26 तक मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बढ़िया रिटर्न की, मुझे नहीं लगता, इस पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बढ़िया उम्मीद है कि शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा कमा के देगा। क्योंकि आप ये देखिए ना, मार्केट निफ्टी 10% गिरा है, कुछ शेयर 30% से लेकर 40% तक गिरे हैं। रिलायंस ही पिछले 1-1.5 महीने में 22% गिर गया है। बहुत से ऐसे शेयर्स हैं जिनको आप देखेंगे जो बहुत गिरे हैं। तो गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ग्रोथ के जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। इकोनॉमी ढंग से अपेक्षित रूप से ग्रो नहीं कर रही है जैसी एक्सपेक्टेशन है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है। वीक रुपया भी है। उसके बाद रेट कट शायद हो सकता है दिसंबर में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ख़ास
फ़र्क पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेशित हैं तो इंडिया बहुत बेहतरीन करने वाला है। मैं इंडिया की इकोनॉमी में पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये 1 डेढ़ साल निर्धारित करेगा कि कौन टिकेगा मार्केट में और कौन जाएगा। एफआईज का निवेश बढ़ेगा, घटेगा या क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है एफआईज वापस आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब हमारा ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स यानी कि सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट्स कंपनियां अच्छा देना शुरू करेंगी, तो शायद एक संभावना बनेगी उनके वापस आने की और हमें भी अपने शेयर मार्केट में रिटर्न करने की। एक और चीज़ मैं नोट कर रहा था, शायद पहले भी मैंने 1-2 शेयर बताए थे, मैं शेयर्स के नाम नहीं लूँगा, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक चीज़ मैं महसूस कर रहा था, अगर आप मेरी बात सुनने के बाद अगर आप सोचेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। हमारे यहाँ लग्जरी डिस्क्रिशनरी आइटम्स की सेल बढ़ रही है, यानी कि वो कंपनियां जो अमीरों के सामान बेचती हैं उनमें ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि अमीर ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, अमीरों के पास पैसा आ रहा है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास सिकुड़ती जा रही है सिर्फ दाल दाल रोटी के चक्कर में। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं लग्जरी वाले, लग्जरी में चलिए मैं एक नाम ले ही देता हूँ, जैसे कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है और मेरे पास ये शेयर भी नहीं है, लेकिन मैं बहुत बुलिश हूँ इसके ऊपर। ईथोस लग्जरी आइटम बेचता है, जूते आपने बाटा और कैंपस की बात तो ज़रूर की होगी, लेकिन लग्जरी आइटम बेचने वाले जूते की कंपनी भी है, नाम नहीं लेता हूँ। उसके बाद मुझे लगता है कैपिटल मार्केट्स में भी फ्लो आएगा। कैपिटल मार्केट्स में जो कंपनियां हैं अच्छी हैं, 2-3 कंपनियां तो बहुत बेहतरीन कर रही हैं, तो वहाँ पे आप अवसर तलाश कर सकते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी है बीजेपी की, तो बीजेपी की सरकार बनी है, पता नहीं आप किस सेंस में लेंगे, लेकिन मुझे लगता है जो मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटने का चलन शुरू हो गया है, ये रेवड़ियाँ बटेंगी और बटेंगी, और जो ग्रोथ होगी शायद रूरल एरियाज सेंटर्ड होगी। तो रूरल एरियाज़ में जो कंपनी काम कर रही हैं उनके अंदर ग्रोथ होने की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह या पंप वगैरह या एग्रीकल्चर से रिलेटेड या बाकी कंज्यूमर आइटम्स जो रूरल एरिया में ज़्यादा जिनकी कंजम्पशंस होती है उन पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा। हम बात करते थे कि आम आदमी पार्टी रेवड़ियाँ बांट रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि रेवड़ियों का चलन ये कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आगे आगे सिर्फ रेवड़ियाँ बांट के वोट ली जाएंगी, पब्लिक का भला सेकेंडरी हो गया है, और वोट जहाँ मिलेंगी, रेवड़ियाँ जहाँ बटेंगी वहाँ पे वोट मिलेंगी, और बाकी लोग जो सो कॉल्ड शहरों में रहते हैं, खून पसीना कमाते हैं ईएमआईज देने के लिए या दाल रोटी कमाने के लिए, वो शायद आने वाले कुछ सालों के लिए मुझे लगता है इग्नोर्ड रहेंगे, और इसीलिए शायद वो शहर में रहने वाले लोग वोट देने नहीं जाते हैं, इसलिए वो कट जाते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ टोटली वोट ओरिएंटेड होती हैं, ना कि कंट्री का डेवलपमेंट ओरिएंटेड। तो रूरल एरियाज़ में इंफ्रा में काम करने वाली या एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाली या माइक्रो फाइनेंस या रूरल बैंक्स में काम करने वाली इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ हो सकती है। चलिए, कल एक और बात की थी मैंने, थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी है इसलिए आज बनाना ज़रूरी समझा। कल जैसे कि मैंने बात की थी कि पीएसयूज़ में या स्पेशली रेलवेज़ डिफेंस में उछाल आएगा, वो उछाल भरेंगे। कुछ लोगों ने तो इंडिविजुअल सलाह मांगी थी, कुछ लॉस में चल रहे थे, तो मैंने कहा कि आपका लॉस तो एक ही दिन में पूरा हो जाएगा, और उनको शायद खुशी हो रही होगी। तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी भागे, पीएसयू कंपनीज काफ़ी भागी, और रेलवे वगैरह भी काफ़ी भागे, डिफेंस भी भागे। तो मेरा एक सुझाव सिर्फ यही है, इनके ऊपर ज़्यादा टूट के मत पड़िए, उन कंपनियों को छांटिए जहाँ पे कर्जा बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ कम है, उनसे निकलिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, जहाँ जहाँ प्रॉफिट का मौका मिले प्रॉफिट बुक कीजिए, और दूसरी तरफ जहाँ भी मौके मिले इन्वेस्ट कीजिए, प्राइवेट बैंक्स में कीजिए या प्राइवेट और कंपनियां बहुत है वहाँ कीजिए। सरकारी बैंक बहुत अच्छा करेंगे, कोई शक नहीं है, तो जो गिने चुने बैंक हम बात करते रहते हैं, एसबीआई हुआ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हुआ, केनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ,
यूनियन बैंक ऑफ, बहुत सारे बैंक हैं, हम नाम लेते रहते हैं, JNK बैंक हुआ, तो उन बैंकों पे ध्यान दीजिए और देखिए कि कहाँ कहाँ आप इनमें निवेशित रह सकते हैं। कुछ और मैंने आपको बोला था कि कुछ स्विंग ट्रेड के लिए अच्छे शेयर्स हैं। अगर आपने 2-3 दिन पहले मेरे कहने पे IRB और GR इंफ्रा या इंडियन रियल बुल एस्टेट, AB कैपिटल, ABFRL खरीदे होंगे तो कल आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। और मुझे लगता है कि ये गति आज भी चालू रहेगी, उस गति से नहीं रहेगी लेकिन गति पॉजिटिव ही रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो होगा जिनमें गिरावट हो सकती है, लेकिन कहने का मतलब यही है, सावधान रहिए, निवेशित रहिए, पैनिक ना कीजिए, पोर्टफोलियो को क्लीन कर लीजिए। बेहतरीन मौका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो को क्लीन कर लीजिए। साउंड प्रॉफिट देने वाली ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां जिनकी मैनेजमेंट साउंड है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां हैं जिनके ऊपर कर्जा ना के बराबर है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हैं, ऐसी कंपनियों पे आइए, लगाइए, निवेशित रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। आपको रईस बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अमीर शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे कि मेरी डेफिनेशन अमीर और रईस की क्या है, लेकिन आप अमीर बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। आप थोड़ा डिसिप्लिन रहिए, लंबे समय के लिए रहिए। और जो नए लोग आए हैं कोविड के बाद वाले, आप बिल्कुल डर के, पैनिक में बेच के ना जाएँ। आपका भाव मिलेगा, ठीक है, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, भाव ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो को क्लीन करना है तो बेहतरीन मौका है। मैं हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट लॉस इज़ द बेस्ट लॉस। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।